नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है मुगल साम्राज्य में। और मुगल साम्राज्य में आप हेडिंग डाल लीजिए स्थापत्य कला के विषय में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य में जो मुगल शासक आए हमारे देश में, बाबर से लगा करके औरंगजेब तक, इवन औरंगजेब तक ही शासकों ने कहीं ना कहीं भारत के अलग अलग स्थानों में जहां जहां शासन किया या जहां पर रहे वो शासक ज्यादा, तो उन्होंने अनेकों जामा मस्जिदों का निर्माण, अनेक अलग अलग मस्जिदों का निर्माण, अलग अलग महलों का निर्माण अपने अपने समय में कराया सभी शासकों ने। तो इस क्लास में और इसके आगे आने वाले दूसरे पार्ट में भी अथवा तीसरे पार्ट में भी स्थापत्य कला और चित्रकला की हम बात करने चल रहे हैं। आप चिंता ना करें, बिल्कुल पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। क्योंकि मुगलों में देखिए दो तरीके से प्रश्न बनता है, और दो तरीके में प्रश्न ये बनता है, या तो युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, लड़ाई आपसे पूछी जा सकती है। मुगल साम्राज्य में पानीपत की पहली या खानवा की या पानीपत की दूसरी या चौसा की लड़ाई है ना, या कन्नौज की लड़ाई, इस तरीके से आ जाते हैं। या इसके अलावा स्थापत्य कला से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण वहां पे किसने कराया था, लाल किले का निर्माण वहां किसने कराया था, शाहजहानाबाद शहर किसने बसाया था, है ना, पहला मकबरा बताइए जो पूर्णतः संगमरमर से बना। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे हो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल के साथ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ पहुंचाएं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मुगल साम्राज्य के नाम से प्लेलिस्ट है। आपने पुरानी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखिए वीडियो को, और आगे भी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा निःशुल्क कोर्स है आप लोगों के लिए। किसी भी परीक्षा के लिए आप किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं यहाँ से तैयारी करने के बाद। तो देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को वास्तुकला भी बोलते हैं। अपनी भाषा में आप किसी भी इमारत की, किसी भी महल की डिजाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस विषय में आज इस क्लास में चर्चा करने चल रहे हैं हम। तो देखिए टॉपिक है मुगल, और मुगल में टॉपिक है स्थापत्य कला, हेडिंग डाल लीजिएगा। और दूसरे शब्दों में क्या आते हैं, वास्तुकला। तो देखिए एक लाइन लिख लेना पहले, मुगल काल को सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण, भाई संस्कृति कल्चरल से संबंधित बड़ी गतिविधियां करी इन्होंने। तो इतिहासकारों ने ऐसा कहा है सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का दूसरा क्लासिकल युग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, दूसरा सेकंड क्लासिकल युग कहा जाता है सांस्कृतिक गतिविधियों का। क्योंकि संस्कृति को लेकर भी जितनी भी गतिविधियां हुई पूरे मुगल काल में, उसे लेकर के दूसरा क्लासिकल युग बोलते हैं। और पहला कैसे बोलते हैं, पहला इससे पहले दिल्ली सल्तनत वाले थे दिल्ली में, उनको भी ये श्रेय जाता है सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर के, तमाम रचनाओं को लेकर के, किताबों को लेकर के, अलग अलग ग्रंथों को लेकर के, है ना। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, मुगल काल को द्वितीय क्लासिकल युग इतिहासकारों ने कहा है, सांस्कृतिक गतिविधियों की वजह से। नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुगल काल की मुख्य विशेषता क्या थी, लिखते चलना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मुगल काल की प्रमुख विशेषता थी संगमरमर के पत्थरों का निर्माण करना इमारतों में। जो भी इमारतें बनवाई मुगल काल के लोगों ने, या मुगल काल में एक दो शासक ज्यादा महत्वपूर्ण थे जिन्होंने 100% जो इमारतें बनवाई वो सभी संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कराया उन्होंने। ठीक है जी, ये विशेषता थी। इसके अलावा जो विशेषता थी, संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की जड़ावट थी। हीरे जवाहरात को जड़ा जाता था इमारतों पर, उसे बोलते थे पित्राधुरा। किस नाम से जाना जाता था, पित्राधुरा का भी इस्तेमाल होता था। कहने का मतलब जैसे किसी शासक ने कोई इमारत बनवाई संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके, जो कि राजस्थान से आता था संगमरमर उस समय, और संगमरमर के पत्थरों से जैसे मीनारें खड़ी हुई या कोई मकबरा खड़ा हुआ या इमारत कोई बनाई, तो उस पर फूल काटे जाते थे, चित्रकारी करी जाती थी, और उनके बीच में हीरे जवाहरात जड़े जाते थे। उसी को बोला गया है मुगलों में पित्राधुरा के नाम से, उसी को जाना गया है, जो चित्रकारी के बीच में हीरे जवाहरात जड़े जाते थे। ठीक है, क्या बोलते थे उसे, पित्राधुरा। आगे बात करते हैं, बाबर ने पानीपत के निकट काबुली बाग। अब बात करते हैं एक एक शासक ने जो इमारतें या मस्जिदें बनवाई। तो देखिए बाबर ने पहली लड़ाई कहाँ लड़ी, पानीपत में लड़ी। कौन सी वर्ष में लड़ी साहब, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। तो वहीं पे उसने सबसे पहले क्या बनाया, काबुली बाग के नाम से। बाबर के जीवन में देखेंगे तो बाग का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है बाबर के जीवन में। तो पीछे ज्यादातर चीजों के पीछे, इमारतों के पीछे बाग नाम मिलेगा। काबुली बाग नामक क्या बनवाई, ये मस्जिद बनवाई। कहां पे बनवाई, पानीपत में। 1529 में इसका निर्माण कराया था बाबर ने। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पानीपत में बनवाता है काबुली बाग नामक मस्जिद। नंबर एक बात। दूसरी मस्जिद बाबर बनवा रहा है संभल में।
कौन से जिले में? संभल में बनवा था। यूपी का जिला है ये इस समय। कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया 1528 में। संभल जो जिला है वो यूपी का है। इसे पुराने टाइम पर रोहिलखंड भी बोलते थे। क्या बोलते थे पुराने टाइम पर? रोहिलखंड के नाम से पुस्तकों में मिल जाएगा आपको, जैसे बरेली को भी बोलते हैं। ठीक है, तो संभल में जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई 1528 में। ये भी किसने बनवाई? बाबर ने। लिखते चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक इमारत में आपको बता दूंगा पूरी, कोई भी प्रश्न छूटेगा। फैजाबाद में, जो कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराता है 1528 में बाबर, और उसके सेनापति मीर वाकी ने कराया था कायदा से तो, लेकिन बाबर का शासनकाल था तो बाबर को ही पढ़ते। मीर वाकी सेनापति था किसका? बाबर का। तो उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसपे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया पिछले 2 साल पहले, तो वहां राम मंदिर बनाने का इजाजत दी गई। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और जो बाबरी मस्जिद का स्थान था वो उन लोगों को वहीं अयोध्या में कई किलोमीटर दूर जाकर के एक अन्य स्थान दे दिया है मस्जिद बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा। ठीक है, तो फैजाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के सेनापति किसने कराया? मीर वाकी ने। ठीक है जी, बाबर ने कराया, आप ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आगरा में नूर ए अफगान बाग, क्या नाम है इसका? नूर ए अफगान बाग, पीछे फिर बाग आ गया, बाग ज्यादा शब्द देखेंगे, की स्थापना बाबर ने कही। जैसे आराम बाग के नाम से जाना गया, पहले आराम बाग भी बोलते थे, लेकिन कायदा से ये नाम था इसका नूर ए अफगान, लेकिन वर्तमान में से राम बाग कहते हैं। वर्तमान में से क्या बोलते हैं? राम बाग के नाम से जाना जाता है। शुरू में नूर ए अफगान, फिर आराम बाग और राम बाग के नाम से। यहीं पर बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 1533 में, जब मोस्ट इंपोर्टेंट इमारतें सभी नोट कर लेना स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला की चर्चा अब लगातार होगी 2-3 क्लासों में। इसमें चित्रकला, स्थापत्य कला और चित्रकार जिनके दरबारों में रहते थे, और भी जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ पढ़ाने में प्रश्न मुझसे छूट गए, जो पेपरों में पूछे गए, उन सभी को मैं शामिल करूंगा आगे आने वाली वीडियोज में। ठीक है, प्रश्न नहीं छूटेगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल। हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह का निर्माण कराया। दीन पनाह, पेपर में तो बस ये शब्द ही लिख के आएगा। दीन पनाह का निर्माण कराया, जिससे पुस्तकालय कहा जा सकता है, लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था उस समय। पुस्तकालय का निर्माण कराया 1533 में। इसे विश्व का शरण स्थल भी कहा जाता है। 2-3 नाम है, पुस्तकालय लिख लो, या विश्व का शरण स्थल भी इसे कहा गया, जिसका निर्माण 1533 में हुमायूं ने कराया था अपने शासनकाल में। चूंकि बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है, तो तीसरे वर्ष में इसका निर्माण उसने दिल्ली में करा दिया। इसे पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुराने किले के नाम से। हुमायूं की मृत्यु भी इन्हीं सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी, यहीं से गिर गया था, तो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कहां से गिर गया था? दीन पनाह की सीढ़ियों से, जो कि एक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता रहा दिल्ली में। ब्रैकेट में लिख लेना कहां पे निर्माण कराया? दिल्ली में। और हुमायूं की मृत्यु भी 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके हो गई। तो लेनपुल नामक एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे, किस नाम से? लेनपुल। उन्होंने कहा कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, इस तरीके का शासक हुमायूं रहा, तो ये उनके बारे में कहा गया। वर्ष 1542 में भी शेरशाह सूरी, मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा शेरशाह सूरी के बारे में। 1542 में शेरशाह सूरी ने पुराने किले में, दिल्ली में ही पुराने किले में एक मस्जिद बनाई। इस मस्जिद को लिख लेना, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई मस्जिद थी, किला ए कोहना। मस्जिद का नाम क्या है? किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। कहां पे कराया? दिल्ली में। दिल्ली में कराया था, जब शेरशाह सूरी दिल्ली के शासन व्यवस्था में आ गया था। 1542 की बात है ना। यदि आपने वीडियो देखी है तो आप समझ जाएंगे। 1539 और 40 की लड़ाइयों में हुमायूं को हरा दिया। चौसा की और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं भारत से भाग गया, तो दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? शेरशाह सूरी का। तो उसी के 2 साल बाद, 1540 में लास्ट युद्ध में उसे हराया था, तो 2 साल के बाद 42 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कोई समस्या हो तो पूछिएगा। अब बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी इमारतें हैं, सभी पूछी गई हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं। हुमायूं का मकबरा लिख लीजिएगा। हुमायूं का मकबरे की डिजाइन कैसी है? ज्यामितीय चतुर्भुज बोलते हैं इसे, ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का मकबरा है ये, और बड़े उद्यान के मध्य में स्थित है। बड़ा बगीचा, एक बहुत बड़ा उद्यान, मतलब बगीचा, बाग या बगीचा बोल सकते हैं। ठीक है, बड़े उद्यान या बाग बगीचे के मध्य में जो स्थित है। ये पर्यायवाची शब्द होंगे, जाके ध्यान रखिएगा। कैसा मकबरा है? चतुर्भुज मकबरा है, ये बीचों बीच स्थित है ना।
चारबाग पद्धति का पहला मकबरा है ये, पॉइंट नोट करना। चारबाग पद्धति पर बनने वाला मुगल काल में पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। चारबाग पद्धति का मतलब है कि बीच में मकबरा है और चारों तरफ उसके बाग स्थापित किए गए, पेड़ पौधे लगाए गए। तो ऐसा मकबरा हुमायूं का पढ़ते हैं, लेकिन हुमायूं से पहले दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का मकबरा भी पढ़ लेते हैं हम, अगर इतिहास को देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन मुगलों में यहीं से प्रश्न आता है इस तरीके से। और इस मकबरे को बनाने में जो शैलियों का इस्तेमाल हुआ वो हिंदू शैली का, बौद्ध शैली का, ईरानी शैली का, तीनों शैलियों का इस्तेमाल किया गया। मतलब बौद्धों में किस तरीके से इमारतें बनाई जाती हैं, हिंदुओं में किस तरीके से बनाई जाती हैं, ईरानी शैली कैसी थी जो ईरान देश में बनाते थे, तो तीनों का प्रभाव देखने को इस मकबरे में मिलता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना, तीनों शैलियों का प्रभाव कौन से में? हुमायूं के मकबरे में। आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा भाई वर्ष और बताइए हमें, तो 1565 में इसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा, हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अंडरलाइन करके नोट करना, प्रश्न तुझे ये आना है कि बनवाया किसने? हाजी बेगम ने। कौन सी वर्ष में? 1565 में हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया, हुमायूं के मकबरे का, ठीक है, 1565 में। अब 1565 में शासन किसका चल रहा था? अकबर का शासनकाल था। अगला पॉइंट लिखिएगा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था, जबकि अकबर का कोई भी योगदान इस मकबरे को बनाने में या बनवाने में नहीं था। बनवाया किसने? हुमायूं की बेगम, विधवा बेगम हाजी बेगम ने 1565 में, ठीक है, जिसमें तीन शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगलों में बात करें तो 8 लोगों को इस मकबरे में दफनाया गया है। कितने लोग दफनाए गए? 8 लोग। जैसे उदाहरण के तौर पर दारा सिकोह का नाम आता है, और जहांदार शाह एक शासक था, औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी थे, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुल मिला के 8 लोग हैं, 8 लोग दफनाए गए। अब ये मैंने बता दिया कहाँ पे स्थित है। हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ पे है ये भी लिख लेना, शायद नहीं बता पाए हूं तो। दिल्ली में भाई साहब, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। और लाल बलुआ पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसका वास्तुकार कौन था बनाने वाला? मुख्य जिसने डिजाइन साहब ऐसे बताया कि ज्यामितीय चतुर्भुज के आधार पर ये बनाना है, इसके चारों तरफ बगीचे और बाग लगाने हैं, इसको तय करने वाला था मीरक मिर्जा ग्यास। क्या नाम था इसका? मीरक मिर्जा ग्यास मुख्य वास्तुकार था, मुख्य स्थापत्य कला वाला था, जो बनाने वाला था इसे। इसकी देख रेख में बनवाया किसने? हाजी बेगम ने 1565 में। क्या नाम था? मीरक मिर्जा ग्यास, ठीक है, ये नोट कर लेना। हाजी बेगम कौन थी? अकबर की सौतेली मां थी, ये आप पढ़ सकते हो। तो सबसे ज्यादा मुगलों को किस में दफनाया गया? हुमायूं के मकबरे में। 1857 क्रांति को पढ़ते हैं तो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के सामने जो हमारे अंतिम मुगल सम्राट थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड, उन्होंने आत्मसमर्पण जो सरेंडर किया अंग्रेजों के सामने, वो हुमायूं के मकबरे में किया था। देखिएगा, वहां से ये पॉइंट भी मिलेगा आपको। अब बात कर रहे हैं 1565 से 73 के बीच में आगरा किला बनाया गया अकबर के द्वारा। आगरा किला जो है ना, इस ये भी किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। 65 से 73 के बीच में आगरा किला का निर्माण अकबर ने कराया, आगरा में कराया, यमुना नदी के तट पर। आप जानते ही हैं यमुना नदी बहती है आगरा में, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, 1570-71 में दोनों में से कोई वर्ष आ सकती है, या तो 70 एग्जैक्ट ऑप्शन में आएगी या 71 आएगी, लेकिन 70-71 ऑप्शन में लिखा रहता है कई बार। 70-71 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। साहब काय का निर्माण कराया? फतेहपुर सीकरी का। कौन सी वर्ष में? 1570 या 71, आप 71 लिख लीजिएगा। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। 70 को हटा देते हैं, एक ही वर्ष लिखो। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। गुजरात को जीतने के बाद, गुजरात से जीतने के बाद, लौटने के बाद, उस खुशी में अकबर ने क्या बनाया? 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अब फतेहपुर सीकरी में एक पंचमहल नामक इमारत है, ये भी बड़ी फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ये नालंदा के बौद्ध जो बिहार है, नालंदा में बौद्ध बिहार है भाई साहब। नालंदा बिहार में स्थित एक जिला है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा। नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का, तो बौद्ध विहारों पर आधारित है ये इमारत, उसके आधार पर ये इमारत बनवाई। और जो आप कभी देखने जाएंगे तो इसके जो फ्लोर हैं, जो मंजिल है, वो कितनी है? 5 मंजिल इमारत है ये। कितनी मंजिल इमारत है? 5 मंजिल ये इमारत है, ठीक है, नालंदा वाली। नोट कर लीजिएगा आराम से, बिल्कुल एक एक पॉइंट, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। आगे बात करते हैं, जामा मस्जिद भी है फतेहपुर सीकरी के अंदर, एक बुलंद दरवाजे के अंदर है ये, सॉरी माफ कीजिए। फतेहपुर सीकरी तो पूरे बहुत बड़े उस कस्बे को बोलते हैं। जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर, कौन से द्वार पर? दक्षिणी द्वार पर अकबर ने
134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। 134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसने कराया? अकबर ने कराया। ठीक है, दक्षिणी द्वार पर है जो जामा मस्जिद। इसके भीतर आप जब बुलंद दरवाजे के अंदर एंट्री करेंगे तो वहां जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद से देखेंगे तो दक्षिण का द्वार पड़ता है ये बुलंद दरवाजा, जिससे होकर के हम आप कभी घूमने जाते हैं तो प्रवेश करते हैं। 134 फीट ऊंचा इसकी हाइट है। आपसे प्रश्न पूछा जाए बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। कब कराया? 1571 में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। जिले के हिसाब से पूछ लेगा तो। अकबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी को बदल किस वजह से दे दिया था? पानी की वजह से, खारे पानी की वजह से, पानी के संसाधन नहीं थे, इस वजह से वो ट्रांसफर करके आगरा ले आया था राजधानी को। तो इस दरवाजे में भी जो शैली का इस्तेमाल किया है उसने, वो लाल बलुआ पत्थर तो इसमें लगाई है। लाल बलुआ पत्थर आप जानते हैं, ये लाल कलर का भाई बलुआ पत्थर है। ईरानी शैली का इस्तेमाल हुआ है इसे बनाने में। ईरान में जो बनाई जाते थे इमारतें, उस शैली का इस्तेमाल बुलंद दरवाजे को बनाने में हुआ है। कौन सी को? ईरान शैली में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला, 40 खम्भों वाला, इसे खम्भ भी बोल सकते हैं, 40 खम्भों वाला या स्तंभों वाला एक विशाल किला बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। इलाही का बाद भी बोल देते हैं इसे, इलाहाबाद भी बोल देते हैं। अल्लाह का नगर भी इलाहाबाद को किसने नाम दिया? अकबर ने। तो 40 स्तंभों का एक किला भी बनवाया अकबर ने। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। 1613 में इसका निर्माण जहांगीर ने कराया था, पूरा संपूर्ण निर्माण। हालांकि अकबर ने पहली योजना बना ली थी अपने मकबरे की कि कहाँ पे बनाना है। योजना पूरी प्री प्लानिंग करके अकबर गया, लेकिन उसका जो निर्माण कराया पूरा, वो किसने कराया निर्माण? वो कराया आपके जहांगीर ने। ठीक है, 1613 में आगरा के सिकंदरा में स्थित है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। अंडरलाइन करके लिखिएगा इस पॉइंट को, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासन। क्योंकि जहांगीर ने इमारतों को बनाने में कम ध्यान दिया और चित्रकला पर ज्यादा ध्यान दिया, चित्रकारी व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया। तो चित्रकला के विषय में भी, जहांगीर के विषय में अगले आने वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे। कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के, अकबर के, सभी के, है ना। एतमादौला का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एतमादौला, एतमादौला कौन थे? एतमादौला नाम की एक उपाधि है, जो कि एतमादौला आज भी है, आगरा के अंदर है ये मकबरा। ठीक है, एतमादौला नामक उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये नूरजहां के पिता थे, जो कि ईरान से भारत में आए थे अपनी आजीविका के चक्कर में। तो एतमादौला अपनी बेटी नूरजहां के साथ, अपनी पत्नी असमत बेगम के साथ भारत आए थे। उस समय शासनकाल चल रहा था जहांगीर का। तो एक समय जहांगीर के दरबार में पेश होती हैं, कौन पेश होती है? एक प्रोग्राम चल रहा था, भव्य प्रोग्राम चल रहा था, मुगलों में चला करते थे इस तरीके के प्रोग्राम। तो जहांगीर बैठे हुए थे, तो उस समय इनकी लड़की का जो नाम है नूरजहां, वो पेश होती है। तो जहांगीर को देख करके बड़ा अच्छा लगा, जहांगीर का दिल चला गया साहब, ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया दिल का नूरजहां की तरफ। तो जहांगीर ने इच्छा जताई अपने सैनिकों से, अपने जो शासन में रहते थे मंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे कह के कि उनसे बात कीजिए कि इनकी लड़की हैं, बात कराइए। तो प्रस्ताव रखा गया शादी का। तो शादी वही साहब, ये तीसरी शादी कर रहे वो। ठीक है, नूरजहां से शादी करते हैं। शादी करने के बाद, वैसे नूरजहां का नाम क्या नाम था? वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा वास्तविक नाम था, नूरजहां भी उपाधि थी जो कि जहांगीर ने दी थी शादी के बाद। ठीक है, इनके पिता का नाम ग्यास बेग था, नूरजहां के पिता का नाम। और जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? एतमादौला की ये उपाधि थी, लेकिन ये इसी नाम से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो मामला कुछ ऐसा है जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो 1626 से 1628 तक ये बन के तैयार हो गया, 2 साल लगी इसको बनने में। क्या नाम है इसका? एतमादौला का मकबरा, जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनने वाली इमारत थी ये मुगल काल में। अगर बात करें तो अभी तक की इमारतों में पहली इमारत थी मुगल काल में जो टोटल 100% संगमरमर का इस्तेमाल इसमें किया गया। चाहो तो आप कभी आगरा के आसपास के, आगरा में रहते हैं तो देख के आइएगा, घूम के आइएगा इसे। ठीक है, यह चतुर्भुजाकार मकबरा है साहब, चतुर्भुजाकार है साहब मकबरा। थोड़ी सी मैंने आपको डिजाइन बता दी है। ठीक है, और इसमें इस्तेमाल हुआ है पित्रादुरा का इस्तेमाल इसमें किया गया, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। पित्रादुरा क्या होता था?
पित्रोदरा होता था जिसमें हीरे जवाहरात लगे होते थे डिजाइन में, है ना, उसे बोलते थे पित्रोदरा, संगमरमर के पत्थरों के बीच में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो शक समस्या हो तो पूछिएगा, और शेयर लगातार दबा के शेयर करते रहा करो अपने मित्रों के दोस्तों के साथ। स्टेटस भी भाई कभी कभी लगा दिया करो क्लासों के, इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत कर दिया करो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जो भी आप सोशल मीडिया माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ कॉपी लिंक इसका क्लास का लगा दिया करो। आगे बात करते हैं, जहांगीर ने कश्मीर में एक शालीमार बाग का निर्माण कराया और निशात बाग का। ये बाग परीक्षाओं में पूछे गए जहांगीर के शासनकाल में। कौन सा बाग है? शालीमार बाग और एक निशांत बाग। इन दोनों का निर्माण किसने कराया? जहांगीर ने अपने शासनकाल में कराया। लेकिन कभी कभार जहांगीर नहीं आता है तो नूरजहां भी उत्तर आ सकता है, क्योंकि नूरजहां की देखरेख में इन बागों का निर्माण कराया गया था। कहां पे स्थित है ये दोनों? कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का पत्थर किसने लगवाया? जहांगीर ने लगवाया। पहले लाल पत्थर से बनी थी सलीम चिश्ती की, लेकिन बाद में संगमरमर किसने बनवाया? आप देखने जाएंगे, देखने गए होंगे तो सलीम चिश्ती की दरगाह में आपने प्रवेश किया होगा तो टोटल सफेद पत्थर खाए, और बाकी की जो चारों तरफ पूरा का पूरा अंदर है बुलंद दरवाजे के अंदर जो जामा मस्जिद है और भी अलग अलग मस्जिदें बनी है, वो सब लाल बलुआ पत्थर से है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा आप जाएंगे तो, नहीं जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा गया है भारत के इतिहास में, मुगल काल के इतिहास में वास्तुकला का स्वर्ण काल या स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम। शाहजहां के शासनकाल को तो कहा ही गया है भाई साहब, क्योंकि शाहजहां की सी इमारतें भारत में बाबर से लगा करके औरंगजेब तक कोई नहीं बना पाया, ऐसी इमारतें शाहजहां के दरबार में शासनकाल में बनी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल बोलते हैं शाहजहां के शासनकाल को, और चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं जहांगीर के शासनकाल को, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला को ज्यादा अहमियत दी, है ना, और चित्रकला ज्यादा उसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब एक उत्थान पर पहुंची, एक उठाव पर पहुंची अपने शासनकाल में। ऐसे ही वास्तुकला इधर सॉरी संगमरमर का चरमोत्कर्ष, बड़ा कठिन सा शब्द है हिंदी का, संगमरमर का चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, संगमरमर का, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर की ही इमारतों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, संगमरमर की इमारतों को प्राथमिकता दी गई और संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं, संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकराना नामक स्थान से आता था भाई साहब सबसे ज्यादा, ये भी लिख लो, बार बार मैं संगमरमर 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 आपसे कह रहा हूं। तो संगमरमर का पत्थर शाहजहां के शासनकाल की बात हो या किसी के भी शासनकाल की बात हो, मैं शाहजहां का बता रहा हूं, राजस्थान के मकराना नामक स्थान से आता था, जो कि अभी भी राजस्थान में मकराना नामक एक इलाका, एक क्षेत्र है, जो कि जयपुर से आप आगे जाओगे, जयपुर और जोधपुर के मध्य में स्थित है ये जगह, जहां पर मकराने का ही काम होता है, सफेद संगमरमर का ही काम होता है। इवन और भारत के अलग अलग बहुत बड़े हिस्से में यहीं से पत्थर जाता है, क्योंकि संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो उस समय भी आता था भाई साहब। एक इतिहासकार है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, आशीर्वाद कई बार बर्तनी शुद्ध और अशुद्ध बर्तनी में आता है तो ये देख लेना, ऐसे शुद्ध लिखते हैं आशीर्वाद। ठीक है, एक इतिहासकार है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को क्या बोला है? स्वर्णकाल बोला है। स्थापत्य, किस चीज का स्वर्णकाल बोला है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला है, इमारतों को बनाने का स्वर्णकाल बोला है। ठीक है, 1627 में पहली इमारत शाहजहां के शासनकाल की दीवाने आम थी, जो कि आगरा में बनाई गई। कब बनाई गई? 1627 में, और पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई इमारत थी ये पहली। किससे बनाई गई थी? लिख लेना, शाहजहां की शासनकाल की पहली संगमरमर से बनाई गई 1627 में दीवाने आम, जिसमें आम लोगों को आने जाने की अनुमति थी। आम लोग बैठा करते थे भैया शासक के साथ, क्या हो भाई बैठो, चाय पानी पियो, बातचीत करो, कछु नीति ने लेके शासन कैसे चलाना है इस व्यवस्था को लेकर के, तो बैठा करते थे, जिसका नाम दीवाने आम, और दीवाने खास में वो सिलेक्टेड लोग, गिने चुने लोग। ठीक है, तो 1627 में पहली पूर्णतः संगमरमर से बनने वाली इमारत शाहजहां के शासनकाल में आगरा किले के अंदर इसे बनाया गया दीवाने आम को। और आगरा किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था अपने शासनकाल में, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ये है भाई साहब पार्ट 1 हमारा स्थापत्य कला का। कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप कीजिएगा, कमेंट आप करते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है
और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए जीएस को लेकर के। और इससे पहले आप पेट के या किसी भी एग्जाम्स को देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। क्वेश्चंस जो जो पढ़ाए गए हैं वो डायरेक्ट क्लासों से उठ करके क्वेश्चंस आए, हमारे शॉर्ट्सों से क्वेश्चन फंसे भाई साहब, जो शॉर्ट्स हमने डाल रखे हैं ना उनसे भी क्वेश्चन फंसे हमारे करंट अफेयर्स के और बहुत सारे। क्लास तो आप छोड़िए, क्लास तो आप देखिए, क्लासों में तो बहुत मेहनत लगी है। तो इसी वजह से आपसे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें चैनल को, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आर्टिकल 47 का इस्तेमाल करते रहिए। 47 क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।